हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की पॉलिटी का 4th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज जुडिशरी। सो एज यू नो, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। हमारे देश की न्याय व्यवस्था और उससे रिलेटेड फंक्शंस और उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। A glance at the newspaper provide you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. जब हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मिलते हैं जहाँ पर जुडिशरी जो कोर्ट है वो काफ़ी सारे मुद्दे उठाती है, काफ़ी काम करती है, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस देती है। तो हम इसके बारे में तो जानते ही हैं, बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट, कि कोर्ट क्यों जरूरी है। एज यू हैव रेड इन यूनिट 2, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ द लॉ। हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, यूनिट 2 में भी पढ़ा था कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ द लॉ है, यानी कि कानून का शासन है। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं चलती, बल्कि कानून के हिसाब से काम किया जाता है। व्हाट इज दिस मीन? That law apply equally to all the persons, that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. कि यहाँ पर सभी पीपल, जितने भी पर्सन हैं, वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, सभी इक्वल हैं। और अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, कानून को नहीं मानता है, एक सर्टन प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। टू इन्फोर्स दिस लॉ, इस लॉ के रूल को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम। कि अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि व्हाई इज़ जुडिशरी नेसेसरी, तो आपको ये आंसर करना है कि टू इन्फोर्स द रूल ऑफ द लॉ। हमारी कंट्री में रूल ऑफ द लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, कानून के शासन को लागू करने के लिए वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम। हमारे पास एक न्यायिक व्यवस्था है, दैट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट, और इसी व्यवस्था के अंदर कोर्ट का मैकेनिज्म है। दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच, कोई भी सिटीजन इसको अप्रोच कर सकता है, इसमें जा सकता है। व्हेन अ लॉ इज़ वायलेटेड, जब कोई भी कानून वायलेट होता है। As an organ of the government, the judiciary play a crucial role in the functioning of Indian democracy. गवर्नमेंट का ऑर्गन होने के नाते जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के फंक्शन होने में। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। और ये अच्छे से अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है? क्योंकि इसका ये इंडिपेंडेंट है, ये कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करती। जो लॉ के अकॉर्डिंग सही है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन दिए जाते हैं। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स? अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट का पर्टिकुलर क्या मीनिंग है जुडिशरी से रिलेटेड। इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन द न्यू दिल्ली? ये क्वेश्चंस के हम आंसर्स को जानेंगे, ठीक है। In this chapter you will find the answer of these questions. Okay, let's start it. What is the role of the judiciary? अब यहाँ पे रोल का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी का रोल क्या है। Court can decision on various large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of the river water between the state, or they can punish the people for a particular crime. Broadly speaking, the work that judiciary does can be divided into following. मतलब एक वैरायटी ऑफ टास्क जुडिशरी को फंक्शन करने पड़ते हैं। जैसे कि भी वाटर का डिस्प्यूट है डिफरेंट स्टेट का, तो उसको सॉल्व करना है, टीचर से रिलेटेड डिसीजन लेना है, क्राइम से रिलेटेड डिसीजन लेना है। तो ब्रॉडली अब इनको ये जितने भी फंक्शंस हैं जुडिशरी के हैं, वो डिवाइड कर रखे हैं, जो सिमिलर हैं वो एक पार्ट में, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सबसे पहला क्या है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। अगर झगड़ा होता है, कहीं पे भी विवाद होता है, उसको रिजॉल्व करना। जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, प्रोसीजर प्रोवाइड करती है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन। डिस्प्यूट किसके बीच में? या तो वो सिटीजन के बीच में हो, या फिर सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर दो स्टेट के बीच में हो, या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो। जुडिशियल रिव्यू का भी फंक्शन है। एज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेटर, कि उसका व्याख्याकर्ता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का हक किसका है? वो है जुडिशरी का,
कोर्ट का। द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉ, कोई भी लॉ है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, जो कि पास किया है पार्लियामेंट में, अगर उसको लगता है कि ये वॉयलेट करता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान के बेसिक ढांचे को, मूलभूत ढांचे के अनुसार अगर ये नहीं है तो उस पर्टिकुलर लॉ को ख़त्म कर दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा, और इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, और दूसरा फंक्शन क्या करती है कि फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाना। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट द फंडामेंटल राइट हैव बीन वॉयलेटेड। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि लोग सिटीजन्स को लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया गया है, उनको खतरा है, वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। वट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब हम ये जानेंगे, ये तो फंक्शंस थे जो जुडिशरी परफॉर्म करती है। अब ये फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि दबाव के बिना जुडिशरी काम कर सके। अब ये इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ही हम समझेंगे। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ encroached on land belonging to your family. Within this judiciary system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to the court, the judge is clearly partial to the politician. अगर हम एक यहाँ पे सिनेरियो दे दिया, एक सिचुएशन दे दी, हम सपोज करते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर पावरफुल पॉलिटिशियन के साथ झगड़ा है और वो हमारी जो लैंड है, हमारी फैमिली से जो बिलोंग करती है, उसको इंक्रोच कर लेता है, जब्त कर लेता है एक तरीके से। और लेकिन हमारे यहाँ की जुडिशरी को अपॉइंट करने का भी अधिकार उन पॉलिटिशियंस का है, वो कभी भी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। तो इसी वजह से, इस डर की वजह से कि क्या पता हमारी नौकरी को खतरा हो, इसीलिए जो जजेस भी हैं वो पार्शली डिसीजन देते हैं और पॉलिटिशियन के फेवर में काम करते हैं। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, क्योंकि कंट्रोल है जज के डिसीजन पर उनका, तो वो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं ले सकते जज। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल द जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन, और इसी इंडिपेंडेंस की कमी की वजह से जज को फोर्स होना पड़ता है पॉलिटिशियन के फेवर में डिसीजन लेने के लिए। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protect against this kind of situation by providing for the independence of judiciary. हम सुनते रहते हैं कि कोशिश तो करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन्फ्लुएंशियल पीपल और बिजनेसमैन इनके डिसीजन को चेंज करने की, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंट मेंटेन की जा सकती है। वन एस्पेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर, और इसी का मतलब कैसे कर सकते हैं इंडिपेंडेंट को मेंटेन, सेपरेट करके पावर की, जितने भी 3 ऑर्गन हैं उनकी पावर डिफरेंट है। कोई भी एक ग्रुप है वो दूसरे की पावर को वो इंडिपेंडेंसी को अफेक्ट नहीं कर सकता, किसी के भी डिसीजन में खलल नहीं डाल सकता। वन एस्पेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। This, as you read in the chapter 1, is the key feature of the constitution. Separation of power एक key feature हमारे constitution का। इसका मतलब है क्या basically? What is this mean here is that other branches of government, जो branches of government हैं, legislature या executive, interfere नहीं कर सकती judiciary के काम में। तो यही इंडिपेंडेंस है। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते कि जैसा गवर्नमेंट बोलेगी वैसा ही करेंगे, तो उनके बिहाफ पे हम काम नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लेते हैं। फॉर द ऑफ सेपरेशन ऑफ वर्क वेल, it is also crucial that all the judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with the very little interference from these other branches of the government। और इसी separation of power के तहत ये इंश्योर किया जाता है कि जितने भी जजेस हैं वो मिनिमम इंटरफेरेंस के द्वारा अपॉइंट किए जा सके, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस मिनिमम हो। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, और वो जैसे ही ऑफिस पे अपॉइंट हो जाते हैं उनको रिमूव करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, गवर्नमेंट उन्हें रिमूव नहीं कर सकती। इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दैट अलाउ द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल। इसी वजह से जो इंडिपेंडेंस है उसी वजह से जुडिशरी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, सरकार और पार्लियामेंट कोई भी मिसयूज़ ना करे अपनी पावर का। इट इज़ ऑल्सो प्ले अ क्रूशल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, और राइट को भी प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन के, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच,
कोई भी अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है अगर वो बिलीव करता है उनके राइट वॉयलेट किए गए हैं। वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? अब हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ पे कोर्ट किस स्ट्रक्चर में काम करते हैं। देर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। 3 लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। देर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल। जो लोअर लेवल है उस पर बहुत सारे कोर्ट हैं और जो एपेक्स में है, टॉप पर है, सिर्फ एक कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट कॉल्ड सुबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिससे नॉर्मली हर एक छोटे मोटे काम के लिए इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों को, वो है लोअर लेवल के कोर्ट, जिनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट। दीज आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे होते हैं, टाउन में, एंड दे हियर मेनी काइंड ऑफ केस, मल्टीपल काइंड ऑफ केस वो हियर करते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, तो ये इसको प्रेसाइड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट भी होता है जो कि हाईएस्ट कोर्ट होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का। एट द टॉप, सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये है। और प्रेसाइड कौन करता है? इसके एपेक्स पे ऑफिसर कौन सा होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट पे जितने भी हैं, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया तो वो निचले सभी कोर्ट को मानने ही पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है, जान लेते हैं। हाई कोर्ट वर फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कलकत्ता। अंग्रेजों के टाइम से ही हाई कोर्ट बना दिए गए थे और ये बने थे, 3 कोर्ट बने थे प्रेसिडेंसी सिटीज़ में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली बना था 1866 में। अभी प्रेजेंटली 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में। और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, कॉमन हाई कोर्ट है उनका गुवाहाटी में। और ये किन किन का है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका कॉमन हाई कोर्ट है। और पंजाब और हरियाणा का भी एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जितने भी कोर्ट हैं ये कनेक्टेड हैं। Yes, they are connected. In India, we have an integral judicial system. अगर हमसे पूछे what kind of judicial system you have in your country, हम बोलेंगे कि we have an integrated judicial system. मीनिंग दैट, यानी कि रिलेटेड है ये सब कुछ। डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट पे। अगर हायर कोर्ट कोई डिसीजन लेता है तो लोअर कोर्ट हैव टू फॉलो दोज डिसीजंस और दैट डिसीजन। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपिलेट सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। एपिलेट सिस्टम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। एपिलेट सिस्टम का मतलब है अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाके अपना केस रख सकते हो और फिर उसके जो भी डिसीजन होगा वो लोअर कोर्ट पे भी अप्लाई होगा। दिस मीन दैट द पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। अगर हमें लगता है कि लोअर कोर्ट ने सही डिसीजन ले लिया तो हम उससे हायर लेवल के कोर्ट में जा सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड what we mean by the appellate system by tracking the case. State Delhi administration versus Lakshman Kumar and others 1985 from the lower court to Supreme Court. अब यहाँ पे केस का एग्जांपल दिया, अगर आपको समझ नहीं आता है ये अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जांपल के थ्रू। एक केस है स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर 1985 में, जिसमें लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो है केस ट्रांसफर हो जाता है। इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल एंड दे लिव इन अ फ्लैट इन दिल्ली विद लक्ष्मण ब्रदर्स एंड देयर फैमिली। लक्ष्मण जो हैं वो 20 साल की उम्र में सुधा से शादी कर लेते हैं और वो दिल्ली के एक फ्लैट में रहते हैं अपने भाई और अपनी फैमिली के साथ। ऑन दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। 1980 में सुधा की मृत्यु हो जाती है बर्निंग की वजह से। हर फैमिली फाइल्ड केस इन कोर्ट और उसकी फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर देती है। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन ट्रायल कोर्ट में, लोअर लेवल के कोर्ट में जब ये सुना जाता है, 4 ऑफ हर नेबर वर कॉल्ड। उनके 4 नेबर, सुधा के 4 नेबर बुलाए जाते हैं एज अ विटनेस, यानी कि गवाहों के तौर पे। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 1, उन्होंने 10 दिसंबर 1 को सुधा के चीखने की आवाज़ें सुनी थी, स्क्रीमिंग की आवाज़ सुनी थी, and had forced the way into the Lakshman flat. There they saw Sudha standing with her sari in flame. उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी जल रही है, वो फ्लेम्स में लिपटी हुई है, आग की लपटों में थी। They extinguished the fire by wrapping Sudha in gunny bag and bucket. वो गनी बैग में लपेट देते हैं उसको, बोरी में लपेट देते हैं और रैप कर देते हैं उसको, उसकी आग को बुझा देते हैं।
और सुधा टोल्ड देम, और उनको बोलती है दैट हर मदर इन लॉ सुकंतला हैज़ पोर्ड केरोसिन, उसकी मदर इन लॉ सास ने उसके ऊपर केरोसिन डाला ऑन हर एंड दैट हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, और लक्ष्मण ने आग जलाई। ड्यूरिंग द ट्रायल मदर एंड सुधाज फैमिली एंड नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉ एंड देयर वर डिमांडिंग मोर कैश, और उसी दौरान उन्होंने बताया, नेबर ने बताया कि उसको सुधा से कैश मांगा जा रहा था और स्कूटर और फ्रिज भी मांगा जा रहा था जब उसको पहला बच्चा होगा। तो इसी वजह से उन्होंने अगर ये डिमांड नहीं मानी तो उन्होंने नाराज होकर उसको जला दिया। पार्ट ऑफ देयर डिफेंस के तौर पे लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा सारी हैज़ एक्सीडेंटली कॉट बाय फायर, कि वो तो एक्सीडेंटली फायर मतलब आग पकड़ जाती है उसकी साड़ी, वाइल शी वॉज हीटिंग मिल्क, जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इसी एविडेंस के बेस पे ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर देता है लक्ष्मण और उसकी मदर को और उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंड सभी को उनको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। इन अप्रैल 1983 फिर 1983 में 3 एक्यूज वेंट टू हाई कोर्ट, ये सभी हाई कोर्ट पे जाते हैं अपील करने के लिए ट्रायल कोर्ट के वर्डिक को। हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग आर्गूमेंट, सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद लॉयर्स के, वो डिसाइड करते हैं सुधा हैड डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट बाय फायर, कि सुधा की मौत तो सिर्फ फायर के एक्सीडेंट से हुई है, कैरोसिन के स्टोव से। लक्ष्मण, सुभाष और चंद्र सब एक्विट कर देते हैं। एक्विट का मतलब उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यू मे रिमेंबर दैट फोटो एसे ऑन द वुमेन मूवमेंट इन क्लास 7th, यू नीड टू read how in a 1980 women group across the country spoke against the dowry death। मतलब हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि डोवरी के अगेंस्ट कैसे मूवमेंट चल रहे थे। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट ऑफ ब्रिंगिंग दिस केस इन जस्टिस, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जस्टिस नहीं मिल रहा है औरतों को। The above High Court judgment deeply troubled the women and they held demonstration and filed a separate appeal against the High Court decision in Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyer। Indian Federation of Women Lawyer क्या करती है, इस केस को आगे ले जाती है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि ये काफ़ी मतलब सही डिसीजन नहीं लगा वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को, इसलिए यह केस आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाता है। 1985 में फिर सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर ऑफ हिज फैमिली। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्गूमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट आर्गुमेंट सुनती है दोनों पार्टीज को और डिसाइड करती है, जो कि डिफरेंट होता है हाई कोर्ट से। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी, कि भाई लक्ष्मण और उसकी माँ गिल्टी हैं, उन्होंने ये जुर्म किया, लेकिन ब्रदर इन लॉ जो था उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले, इसलिए वो छूट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड एक्यूज टू द प्रिजन फॉर लाइफ, और उनको उम्र कैद की सजा दी जाती है, मतलब सारी उम्र उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो इससे हम समझ जाते हैं कि कैसे काम करता है एपेलेट सिस्टम, कि अगर एक लेवल ने सही डिसीजन नहीं लिया है तो उसके खिलाफ हम दूसरे लेवल पर जा सकते हैं, अपर लेवल पर, और तब हमारा जो है मुकदमे की सुनवाई हो सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, अब यहाँ पे बताया गया है कि ब्रांचेस क्या है लीगल सिस्टम की, यानी कि कितने टाइप का है लीगल सिस्टम। दबाव केसेस, डोवरी जो थी, जो डोवरी का डेथ केस था वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है, क्रिमिनल केस था, एंड वॉयलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। इन एडिशन टू द क्रिमिनल लॉ के अलावा लीगल सिस्टम सिविल लॉ भी आता है, जो मॉनेटरी फॉर्म से रिलेटेड होता है। चैप्टर 4 में भी हमने पढ़ा, मतलब चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे न्यू सिविल लॉ पास इन 2006 टू प्रोटेक्ट द वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड 2006 का जो लॉ था वो पढ़ा था। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड अंडरस्टैंड सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब हम ये भी जानेंगे कि सिविल और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या है। जो क्रिमिनल लॉ है दैट डील विद द कंडक्ट और एक्ट दैट लॉ डिफाइन एज एन ऑफेंस, कि ऑफेंस है, एक तरीके से गैर कानूनी है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हैरेसिंग वुमेन, ब्रिंगिंग मोर डाउरी और मर्डर और डेथ से रिलेटेड चीज़ें। सिविल लॉ क्या है, डील विद एनी हार्म और इंजरी, कोई भी हार्म और इंजरी, राइट्स, किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को जब चोट पहुंचाते हैं तब, जैसे कि सेल ऑफ लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा, परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड होगा, रेंट के मैटर हो गए, डिवोर्स के मैटर हो गए, जब किसी के राइट्स को हम छीनते हैं। और सिविल क्रिमिनल लॉ, इट इज़ यूजली बिगन विद द लॉगिंग ऑफ एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर इसको स्टार्ट करना है तो आपको FIR लिखवानी होगी, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होगी, देन वो कोर्ट में फाइल होगा केस। सिविल लॉ में क्या है, पिटीशन फाइल करनी पड़ती है रेलिवेंट कोर्ट में, जो भी पार्टी अफेक्ट करती है, जैसे कि रेंट मैटर से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड। सिविल लॉ
क्रिमिनल लॉ में क्या है, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है और उसको फाइन लगाया जाता है। और इसमें स्पेसिफिक रिलीफ के लिए बोल सकती है कोर्ट सिविल लॉ में, जैसे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का है तो उनको देंगे क्या डिसीजन देगी, फ्लैट खाली कर दो या फिर पेंडिंग रेंट को पे कर दो। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं। आगे है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट। लेकिन ये कोर्ट का सिस्टम तो है हमारे कंट्री में, क्या हमारे देश में हर किसी को कोर्ट की एक्सेस है? इन प्रिंसिपल ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस टू द कोर्ट इन अ कंट्री। हमारी कंट्री में हर कोई एक्सेस कर सकता है कोर्ट को, लेकिन ये पहुंच इतनी आसान नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। दिस इम्प्लाई दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू justice through the court. As you read earlier, the court play a very significant role in protecting our fundamental right. मैं पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में कोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इफ़ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट आर बीइंग वायलेटेड, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, देन दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, जो कोर्ट सभी के लिए अवेलेबल है, रियलिटी में है एक्सेस इसकी पहुंच जो है बहुत कम है, डिफ़िकल्ट है। वास्ट मेजॉरिटी और पुअर लोगों तक तो इसकी पहुंच नहीं है, ना के बराबर है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपको लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और पेपर वर्क लगता है और जिसमें बहुत सारा टाइम भी जाता है। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, हुज फैमिली डिपेंड ऑन डेली वेजेस, द आइडिया ऑफ गोइंग कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम रिमोट। काफ़ी दूर की बात लगती है किसी भी गरीब के लिए जो डेली वेजेस पे काम करता है। इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसी के चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s के दौरान एक मैकेनिज्म डिवाइस किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के नाम से, ताकि एक्सेस ऑफ जस्टिस को बढ़ाया जा सके। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल PIL इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट वर वायलेटेड। कि मान लो किसी के साथ किसी के राइट वायलेट हुए हैं, पहले तो ये था जिसके साथ जुर्म हुआ है सिर्फ वही पटिशन डाल सकता है, वही कोर्ट में जा सकता है। अब PIL के माध्यम से किसी और के राइट्स के लिए आप भी अपील कर सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी अपील कर सकता है। द लीगल प्रोसेस वॉज गिल्टी ग्रेटली सिंप्लीफाइड। इसमें काफ़ी सिंपल तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को। इवन अ लेटर और टेलीग्राम अगर आप सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके या हाई कोर्ट को एड्रेस करके लिखते हो, उसको PIL माना जाएगा और उसको देखा भी जाएगा। इन अर्ली ईयर PIL वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। PIL काफ़ी सारे इश्यूज़ पर यूज़ की गई है और काफ़ी अच्छे इम्पॉर्टेंट जो हैं एग्जाम्पल भी अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन, जो बॉन्डेड लेबर है उनको छुड़ाने के लिए, सिक्योरिंग रिलीज ऑफ प्रिजनर इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीटेड। बिहार की जेल से ऐसे लोगों को निकालना जिनकी जेल टर्म भी कंप्लीट हो गई है, वो स्टिल जेल में है। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided school is because of PIL? कि जो मिड डे मील अभी हमें मिल रही है वो भी PIL की वजह से है। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। कॉमन पीपल के लिए तो अगर कोर्ट एक्सेस हो जाता है, इट मीन्स उनको जस्टिस की एक्सेस हो जाती है, न्याय की एक्सेस हो जाती है। द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। As you saw in the above case, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life include right to food. फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया, ये व्याख्या की कि आर्टिकल 21 जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ, उसके अंदर राइट टू फूड भी इंक्लूड है। इसीलिए ऑर्डर किया स्टेट टू टेक सर्टन स्टेप, कुछ स्टेप उठाए स्टेट कि सभी को खाना प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें मिड डे मील की स्कीम भी इंक्लूड थी। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट, कुछ ऐसे कोर्ट जजमेंट भी हैं जिसको पीपल को ऐसा लगेगा कि ये लोगों के इंटरेस्ट से के अंगेस्ट थे। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट हु टुक एन इशू कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर पुअर बिलीव दैट रिसेंट जजमेंट ऑन एविक्शंस आर फार क्राई फॉर द अर्लियर जजमेंट। जो एविक्शंस है, लोगों को उनकी जगह से हटाना, जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं और उनको अवैध घोषित करके कोर्ट भी उनको
क्या जजमेंट देता है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन ये जजमेंट काफ़ी अनपॉपुलर है, एविक्ट करना काफ़ी गलत है। वाइल रीसेंट जजमेंट टेंड टू व्यू द स्लम ड्वेलर एज एन इंक्रोचर, जजमेंट के हिसाब से इंक्रोचर माना जाता है कि जो कि जब्त कर रहे हैं ज़मीन को। अर्लियर जजमेंट जो 1985 में एक आई थी, ओल्गा टेलीजोर वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल, उसमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी स्लम ड्वेलर्स के लाइवलीहुड की, उनकी आजीविका की। Another issue that affect the common person access to justice is inordinately long number of years that court take to hear the case। एक important और मतलब एक irritating factor और है हमारे जुडिशियल सिस्टम का कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है न्याय मिलने में, नंबर ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेज द जस्टिस डिनाइड, अगर आपको जस्टिस टाइम पे नहीं मिलता इसका मतलब आपको जस्टिस मिला ही नहीं। ये जो ऑप्शन है इस करेक्टरिस्टिक को उठाने के लिए ही ये फ्रेज यूज़ किया जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लेते हैं कोर्ट किसी भी जजमेंट को देने में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इसका एक समरी के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी जुडिशरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। ऑल्दो इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं कि हमारी जुडिशरी टाइम पे डिसीजन नहीं दे पाती है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतने लार्ज नंबर में केसेस फाइल होते हैं तो उतना फास्ट डिसीजन नहीं दिया जाता। बट स्टिल हम जुडिशरी की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते कि जुडिशरी हमारे देश के लोगों के हकों की रक्षा करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रही है। जैसे कि कुछ फैसले भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे लिए गए हैं, ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया है और एजुकेशन का राइट इम्प्लीमेंट किए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे डिसीज़न हैं जिसकी वजह से कॉमन पीपल को काफ़ी राहत मिली है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर जुडिशरी कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।